हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक कंप्लीट थ्योरी के साथ में, कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के साथ में यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनटीएससी का एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम की भी तैयारी कंप्लीट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और जो कंटेंट है वो सब बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो ये वीडियो हम कवर कर रहे हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स टर्म 2 एग्जाम के लिए। तो टर्म 2 आपका सर पे है और आप हैं 10th क्लास में, तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है मेन टॉपिक कंस्ट्रक्शन, और वो भी केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार के आ सकते हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन उसके सब पार्ट्स हैं, तो वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि छोटी सी प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए है। और यहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि किस प्रकार से इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, जिस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला सवाल जो है आपके लिए वो कुछ इस तरीके से है, जो कि दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सवाल को पढ़ें तो आपको आराम से चीजें समझ आएंगी कि क्या बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चंस में छोटी सी थ्योरी बताई जाएगी, मतलब थोड़ी सी मैं ऐसे बोलूं कि स्टोरी सुनाई जाएगी, और वो स्टोरी पे बेस्ड आपके जो काम की चीजें हैं आप उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन पेपर में कि वो क्या काम की चीजें हैं। फिर उसमें सब पार्ट्स होंगे, तो वो सब पार्ट्स आप कैसे कनेक्ट करके जवाब दे सकते हैं, तो वो आपको यहाँ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग ये स्टोरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको केस दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको बोला है कि लिंकिंग सैन फ्रांसिस्को विथ मैरिन कंट्री। तो अगर मैं लिंक करता हूं सैन फ्रांसिस्को को मैरिन कंट्री से, मैं नहीं करता, ऑलरेडी किया हुआ है, तो सैन फ्रांसिस्को मैरिन कंट्री से जब आपस में लिंक्ड है, तो ये जो लिंक किया है, एक ब्रिज बना है दोनों के बीच में, और वो जो ब्रिज है वो उस ब्रिज का नाम है गोल्डन गेट। तो द गोल्डन गेट ब्रिज इज अ 1.7 माइल लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज। तो ये जो लेंथ है हमें किसकी, ब्रिज की लेंथ, तो हमें यहाँ पे आप देखिएगा मैं अंडरलाइन करता हुआ जा रहा हूँ रेड पेन से। तो ब्रिज की लेंथ मुझे दी है 1.7 माइल लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज दैट कैन बी क्रॉस्ड बाय कार। अब मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है मेरे काम का हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाटा मार्क किया। चलिए, तो अगर आपको कार से जाना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, मतलब सैन फ्रांसिस्को से मैरिन में जाना है, तो आप अगर कार से या बाईसाइकिल से या पैदल चल के जाना चाहते हैं, तो एक ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज का नाम है गोल्डन गेट ब्रिज, जिसकी जो लेंथ है वो 1.7 माइल है। द गोल्डन गेट ब्रिज कंप्लीटेड आफ्टर मोर देन 4 years ऑफ कंस्ट्रक्शन, और इसको कंप्लीट हुआ 4 साल हो चुके। तो 4 साल कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट हो चुके हैं, ये ब्रिज 4 साल पहले बन चुका है। इज अ लैंडमार्क रिकॉग्नाइज्ड ऑलमोस्ट यूनिवर्सली, और इसको पूरी दुनिया जानती है। द गोल्डन गेट ब्रिज 4.200 फुट लॉन्ग, ठीक है। मेन सस्पेंशन स्पैन was a world record that stood for 27 years. The bridge or 2 towers rise 746 feet, making them 191 feet taller than the Washington Monument. The 5-lane bridge crosses Golden Gate Strait. अब यहाँ पे एक्चुअली ये बताया कि इसके आसपास की जो जगहें हैं वहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वो 746 फीट एंड 191 फीट टॉलर ऐसे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है जो इस ब्रिज के पास में पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे एक डाटा दिया है। अब आपसे पहला सवाल नीचे पूछा है। अब देखोगे आप कि सवाल इतना सिंपल पूछा है कि हो सकता है आपको इस चीज़ों की जरूरत भी ना पड़े जो इतनी कहानी इन्होंने सुनाई है, ठीक है। आपको यहाँ बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि हमने 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन चैप्टर में रिड्यूस सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं, और दूसरा किसी सर्कल को टेंजेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और टेंजेंट बनाने की भी 2 तरीके, फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट, कोई पॉइंट अगर हमें दिया है तो वहाँ से कैसे बनाया जाएगा, या सेंटर से कैसे बनाया जाता है,
ठीक है। तो सेंटर कैसे सर्च किया जाता है सर्कल का, ये आपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर में पढ़ा है। सिमिलर ट्रायंगल्स रिड्यूस सिलेबस जो हुआ है उसमें सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो टर्म 2 में हम देखिए किस प्रकार के सवालों को देखने वाले, वो वही यहाँ पे दिए सब पार्ट में भी। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m:n। अब देखो यहाँ पे डिवीजन से रिलेटेड एक सवाल पूछा है सब पार्ट के अंदर। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी लाइन को अगर मुझे गिवन रेशियो में डिवाइड करना है और मुझे रेशियो दिया है m:n, तो दो मेथड आप लोगों ने यहाँ पढ़े। एक तो आपने नीचे एक्यूट एंगल बनाना सीखा है और दूसरा ऑल्टरनेट मेथड में आपने दो पैरेलल लाइन के थ्रू डिवाइड करना सीखा। ठीक है, तो ये दो मेथड भी मैंने आपको बताए। चलिए, to divide a line segment AB in the ratio m:n, we draw a ray AX so that angle BAX is an acute angle। ठीक है, अगर मुझे कोई रेशियो m:n दिया है तो मैं AB लाइन को, जो गिवन लाइन होती है लेंथ, उसको एक यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाता हूँ। इस एक्यूट एंगल का नाम हो जाता है BAX। ऐसे ही काम होता है। ठीक है, तो देन मार्क पॉइंट्स ऑन द रे AX, और हम कुछ पॉइंट्स AX रे के ऊपर मार्क करते हैं इक्वल डिस्टेंसेस पे। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऑन रे AX एट इक्वल डिस्टेंसेस व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ दिस पॉइंट। आप बताइए कितने पॉइंट्स होने चाहिए जो हम AX के ऊपर मार्क करने वाले हैं। तो आपको ये चीज पता है कि हम थोड़ी दूरी पे A1, A2, A3, A4 ऐसे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका m:n क्या दिया है। जो भी m की वैल्यू, जो भी n की वैल्यू दी है, आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले m+n करके देखते हैं। m+n की जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू के आप इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स यहां मार्क कर देते हैं। मान लीजिए यहां पे आंसर मेरा आ रहा है 10। ठीक है, मुझे कोई रेशियो दिया है 2:, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि 2:8 का रेशियो दिया है, चलो मान लो। तो 2:8 का मतलब होता है 2 + 8 करिए, आंसर आएगा 10। और 10 नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल दूरी पे आप मार्क करेंगे, उसका नेम आप देते हैं A1, A2, A3, A4 ऐसे करके करते हैं। तो यहाँ पे वही सवाल पूछा है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो आपका जवाब सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, वो है m+n पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं। ये आंसर है। कितने मार्क करने मिनिमम? m+n। जो भी रेशियो दिया होगा आपको उन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो m+n इसका करेक्ट आंसर है। अब आप देखो जितना डाटा यहाँ ऊपर मुझे सुनाया था उसकी कहीं भी हमें जरूरत नहीं पड़ी है। इसी को केस बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। हो सकता है इस डाटा पे बेस्ड सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो। क्लियर है? तो चलिए सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ कर दिया है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर था m+n मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। क्लियर? चलिए अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है सपोज, मान लो वी वांट टू डिवाइड द मेन सस्पेंशन स्पैन। अब यहाँ पे ब्रिज का सवाल आ गया है। तो जिस ब्रिज के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं जिसका नाम है गोल्डन गेट, ठीक है, तो गोल्डन गेट ब्रिज, अगर आप इस सस्पेंशन को डिवाइड करना चाह रहे हैं, मतलब जो इसकी लेंथ है अगर आप उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं किसको, 1.7 माइल को, तो लेंथ दी है आपको 1.7 माइल। आपको अगर इस लाइन को डिवाइड करना है गिवन रेशियो 3:4 में, तो what will be the minimum number of points which should be marked on ray AX at equal distances drawn such that angle BAX is an acute angle। आप मान लीजिए एक पॉइंट है आपका A सैन फ्रांसिस्को और दूसरा पॉइंट है आपका जो दूसरा कंट्री का नाम है मैरिन, तो ये पॉइंट को मैं B बोल देता हूं। तो AB एक 1.7 माइल की ब्रिज है जिसको आपको गिवन रेशियो में अगर डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे एक AX एक्यूट एंगल बनाएंगे, एंगल BAX, एंगल BAX ये एक एक्यूट एंगल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो रेशियो दिया है, यहाँ पे आपको रेशियो क्या दिया है, तो आपको रेशियो दिया है 3:4। तो 3:4 का मतलब है ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। तो आपको m:n रेशियो दिया है, आपको क्या करना है, आपको m+n करना है। तो जब आप m+n करेंगे दैट मीन्स जब आप 3+4 करेंगे तो ये आंसर आएगा 7। आपको मिनिमम 7 नंबर ऑफ यहाँ पे इक्वल दूरी पे पॉइंट्स मार्क करने, तो 7 पॉइंट्स आपको यहाँ मार्क करने हैं।
क्लियर है, और सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका A1, ये आ जाएगा A2, ये आ जाएगा A3, ये A4, A5, A6, A7। क्लियर है। अब आपने 7 पॉइंट मार्क कर दिए और आप A7 से B को ज्वाइन करवा देंगे। ये चीज समझ आ रही है। तो यहीं पे यही चीज पूछी है कि मार्क्ड ऑन रे AX एट इक्वल डिस्टेंसेस ड्रॉन सच दैट एंगल BAX इज एन एक्यूट एंगल। तो मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? तो हमें चाहिए m+n के बराबर, मतलब हमें 3+4 के बराबर, मतलब 7 मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स AX के ऊपर मार्क करने। तो सर आंसर क्या है? तो सेकंड का आंसर है आपका सिर्फ 7। इतना आसान है। तो यहां पे टीचर आप में चेक करना चाहेंगे कि क्या आपको लाइन डिवीजन आता है। तो लाइन डिवीजन के 2 मेथड अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कंप्लीट थ्योरी को पहले वॉच करिए, ठीक है। थ्योरी के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, और उसके बाद मैं आपसे कहूंगा केस बेस्ड क्वेश्चंस को जब आप उठाओगे तो ये आपके सामने हो जाएगा एकदम लड्डू। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में बोला है इन द अबव क्वेश्चन पॉइंट्स A1, A2, A3 आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द रे AX drawn such that angle BAX is an acute angle. To which point should point B joined to? क्या पूछा है आपसे? आपसे सिंपल आपसे यही पूछा है कि आपको क्या तरीका पता है। अगर किसी गिवन लाइन को, मैं बोल रहा हूँ AB एक लाइन है, अगर इसको आपको गिवन रेशियो m/n में डिवाइड करना है तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले यहाँ से x, ये आप एक्यूट एंगल बनाते हो। तो ये पूरा मेथड लिखा हुआ है, मेथड ही लिखा हुआ है, सब कुछ दिया उन्होंने। फिर आप क्या करते हो? आप AX के ऊपर m+n नंबर ऑफ पॉइंट्स को मार्क करते हो। तो m+n नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। तो यहाँ पे A1, A2, A3, A4 ऐसे आप मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि इन द अबव क्वेश्चन दिए हुए डाटा में पॉइंट्स A1, A2, A3 आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द रे AX ड्रॉन सच दैट एंगल BAX इज एन एक्यूट एंगल। टू विच पॉइंट शुड पॉइंट B जॉइंड टू? तो पॉइंट B जो है इसको आप किससे ज्वाइन करते हो? अभी मैंने पीछे बताया कि अगर आपको डाटा दिया है 3:4 जैसा पिछले क्वेश्चन में दिया था, अबव क्वेश्चन मतलब पिछला क्वेश्चन, इससे पहले वाला जो इसके अबव था वहां पे 3:4 का रेशियो दिया था, तो आपने मिनिमम A7 तक मार्किंग की थी। ये चीज समझ आ रही है। और आपने क्या किया? A7 पॉइंट को B से ज्वाइन करवा दिया था वहां पे। तो यही यहाँ पे पूछा है कि किस पॉइंट के साथ मैं B पॉइंट को ज्वाइन करूंगा। तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा लास्ट पॉइंट, जो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने लिए हैं, मतलब A7। तो आप यहाँ पे 7 पार्ट्स करते हैं, तो A1, A2, A3 अप टू A7 तक मार्किंग होगी। इक्वल नंबर ऑफ 7 पार्ट्स होंगे इस लाइन के ऊपर। आप A7 के साथ B को ज्वाइन करा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर है A7 पॉइंट। समझ आ रही है? तो लास्ट पॉइंट जो होता है, जो आप m+n की वैल्यू आती है, उस पॉइंट के साथ आप B पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, बस। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी आपने देख लिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल थ्योरम और रूल यूज्ड इन द स्टेप्स टू डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इन एनी रेशियो। अब ये चीज आपने थ्योरी में पढ़ी है, तो अगर आपने कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ी तो इस क्वेश्चन का आंसर देना हो जाएगा मुश्किल, ठीक है। तो आपको कंप्लीट अगर थ्योरी की नॉलेज है तो आपको ये चीज पता है कि हम जो ये लाइन को डिवाइड करते हैं, ये थ्योरी है बीपीटी थ्योरी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस पूरी थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और यही रूल का नाम आपको यहां लिखना है। व्हाट इज द प्रिंसिपल थ्योरम और रूल यूज्ड इन द स्टेप्स टू डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इन एनी रेशियो। तो हम जो रूल यूज करते हैं उस रूल का नाम है बीपीटी थ्योरम। क्लियर है? बस आपको यही
चीज बतानी है। अब अगर आपको नहीं पता सर ये कैसे होता है, तो अगेन मैं बोलूंगा कंप्लीट थ्योरी वॉच करो पहले। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। क्या 5th पार्ट है? तो यस, इसका 5th पार्ट भी है, इसको देखिएगा। अब यहां पे इन्होंने बोला है इन द पार्ट बी सपोज अ रे AX इज ड्रॉन। अब ये बोल रहा है कि अभी तक आपने जो सेकंड पार्ट किया था, आपने ये देखा था कि एक लाइन को अगर मुझे किसी पार्ट्स में डिवाइड करना है, गिवन रेशियो में m/n में अगर डिवाइड करना है, तो आपने क्या किया था, आपने एक रे AX बनाई थी। तो ये पॉइंट था A और ये पॉइंट था B। तो ये बोल रहा है कि सपोज अ रे AX इज ड्रॉन सच दैट एंगल BAX इज एन एक्यूट एंगल, देन अ रे BY इज ड्रॉन पैरेलल टू AX। अब ये बोल रहा है अगर मैं AX के पैरेलल में यहां पे एक रे बना दूं, AX के पैरेलल में मैं BY बना दूं, तो जैसे ही आपने ये ड्राइंग देखा तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। ये है ऑल्टरनेट मेथड, ये है पूरा ऑल्टरनेट मेथड। तो ऑल्टरनेट मेथड में आपने यही पढ़ा था कि अगर आपको इस लाइन को दिए हुए रेशियो में डिवाइड करना है m/n के रेशियो में, तो ये अगर लाइन है AB, तो आप A से नीचे एक लाइन करेंगे जिसका नाम आप X देंगे, BAX एक एक्यूट एंगल बनेगा। फिर आपको इसके पैरेलल में B से एक BY बनानी होती है, और इसको बनाने का तरीका आपको ये एंगल मेजर करना है, सेम एंगल यहाँ पे पहले मार्क करना है, फिर वो डिस्टेंस मार्क करके यहाँ पे जब आप कट लगाएंगे तो ये जो लाइन आएगी BY, ये BY हमारी पैरेलल आएगी AX के। अब आपने यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड में ये भी पढ़ा था कि जो m दिया रहता है, जैसे 3:7 दिया है, तो कितने पार्ट्स दिए हैं m के? 3 है ना, पहला वाला क्या है? 3 है। तो हम क्या करेंगे, AX को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पे हम नाम देते हैं A1, A2 एंड A3। बस 7 तक नहीं जाते। जो n की वैल्यू दी है 7, ये 7 हम BY के ऊपर मार्क करते हैं इक्वल दूरी पे, उतनी दूरी जितनी दूरी यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स यहाँ तक ज्वाइन होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको इन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सपोज अ रे AX is drawn such that angle BAX is an acute angle, then a ray BY is drawn parallel to AX and the point A1, A2, A3 and B1, B2, B3 are located। तो इस पॉइंट पे, अगर इस लाइन पे BY पे मैं B1, B2, B3 ऐसे करके अगर मैं लोकेट कर देता हूं, तो AX and BY respectively, then which 2 points will be joined together? अब इस केस में ऑल्टरनेट मेथड में किन 2 पॉइंट्स को तुम्हें ज्वाइन करना है, ये तुम्हारा सवाल है। तो हमें बेसिकली A3 को B7 से ज्वाइन करना होता है, क्योंकि M की जो वैल्यू है तो ये हो जाता है AM, और N की जो वैल्यू है ये B पे बनती है, तो AM और BN को ज्वाइन करना होता है। ये आपका सवाल है। तो इसमें बोला है कि अगर बी क्वेश्चन की मैं बात करूं, जहां पे रेशियो आपको क्या दिया था, रेशियो आपको दिया था, अगर मैं पीछे चल के देखूं तो आपको रेशियो दिया था 3:4। 3:4 का केस में ये बात कर रहा है कि मान लो 5th क्वेश्चन जो दिया है ये बोल रहा है कि तुम्हारा रेशियो वही है 3:4। इस रेशियो में तुम्हें ऑल्टरनेट मेथड का यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमने एक लाइन ले ली, इस लाइन पे यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, और इसके पैरेलल में यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो 1 2 और 3, इनको नाम देंगे हम A1, A2 एंड A3, ठीक है। ये A और B लाइन है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स मार्क होंगे इतनी ही, जितना डिस्टेंस आपने यहाँ लिया है वही सेम डिस्टेंस आपको BY पे लेना है। तो ये है एक्चुअली आपका BY। अब यहाँ पे मुझे 4 पार्ट्स बनाने हैं, तो 1 2 3 4, और इनको हम नाम दे देंगे B1, B2, B3 एंड B4। और हम क्या करेंगे, हम B4 को A3 से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पॉइंट AB पे आएगा, इस पॉइंट को हम P बोलते हैं, और हम कहते हैं AB जो है वो 3:4 के पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हमने किसको ज्वाइन किया, यही तुम्हारा सवाल है। हमने ज्वाइन किया है A3 और B4 को। तो A3 एंड B4 इज ज्वाइंड,
यही आपसे सवाल पूछा था। तो इतना आसान क्वेश्चन है कि किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो हमने A3 और B4 को ज्वाइन किया है, खत्म बात। तो यहाँ पे थ्योरी नॉलेज होनी चाहिए। तो लाइन डिवाइड करने के लिए दो मेथड जो आपने पढ़े हुए हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन आया, केस बेस्ड क्वेश्चन। कई बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के रीड ही नहीं करते। तो आपने देखा मैंने जितने 5 क्वेश्चन यूज किए वहां पे कहीं भी इसमें से डाटा नहीं आया। डाटा तो एक स्टोरी बनाई गई और उस स्टोरी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, या तो उस पे बेस्ड पूछ लेते हैं, अभी नहीं पूछा, अपने हिसाब से उन्होंने क्वेश्चंस बनाए और ये चेक किया टीचर में कि आपको क्या लाइन डिवीजन आता है या नहीं आता। तो दोनों मेथड कवर कर लिए, आसान था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है स्कूल के मैनेजमेंट ने, अब स्कूल मैनेजमेंट मतलब पूरी एक टीम जो स्कूल को मैनेज करती है, तो द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल डिसाइडेड टू एरोज इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। अब पूरी मैनेजमेंट ने ऐसे डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पे जो 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, उन 10th क्लास के स्टूडेंट्स में हम मैथ्स का इंटरेस्ट जगाएं। तो इसको जगाने के लिए उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क करना चालू किया होगा, ये सवाल का मतलब है। तो उन्होंने क्या किया, सो दे वांट टू कंस्ट्रक्ट सम ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब ज्योमेट्री चैप्टर उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, ज्योमेट्री के लिए उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन किया, प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन। उसमें उन्होंने सब बच्चों को गेट टुगेदर किया और वो कंस्ट्रक्शन करके हो सकता दिखाया हो। पढ़ लेते हैं। इन वन कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्रीमाइसेस, तो उन्होंने क्या किया, मान लो ये स्कूल की प्रीमाइसेस है, ये एक कॉर्नर को पकड़ लेते हैं, ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया और सब बच्चों को यहाँ बुला लिया 10th क्लास के बच्चों को कि चलो इस कॉर्नर पे तुम्हें एक ज्योमेट्रिकल शेप बना के बताते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दे शोड अ रफ स्केच ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। अब उन्होंने इस राइट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का एक शेप उनको दिखाया। उन्होंने प्रेमाइसिस का कोई एक कॉर्नर पकड़ा और वहां से उन्होंने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ऑन पेपर बना के दिखाया कि मान लो तुम यहाँ बैठो, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से तुम इमेजिनेशन करो कि यहाँ पे एक राइट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने क्लियर किया कि जो ABC ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है ABC, एंगल B 90 डिग्री है, ये आपको बोला एंगल B 90 डिग्री है, और BC जो है ये 8 मीटर है, तो BC जो है ये 8 मीटर है, और जो AB है ये 6 मीटर है, ऐसा उन बच्चों को बोला गया, ठीक है। अब बाकी जगह का अभी उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने बस ये कॉर्नर पकड़ा और इस तरीके से बच्चों को समझाया कि ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, इमेजिन करो, और ये कॉर्नर पकड़ा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला द डायग्राम शोज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स B। अब जो उन्होंने पेपर पे बनाया था तो B से एक परपेंडिकुलर बनाया। अगर आप ये ड्राइंग देखते हो, जो ये रफ स्केच उन्होंने दिखाया बच्चों को, उन्होंने दिखाया कि इस तरीके से स्कूल प्रीमाइसेस का कॉर्नर है, ठीक है, इस कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर डिजाइन हुआ है। परपेंडिकुलर डिजाइन हुआ है मतलब यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सामने वाली जो साइड थी AC, ये जो AC था, इसके ऊपर उन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो द डायग्राम शोज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स B टू द फ्रंट साइड AC। दे वांट टू बिल्ड अ सर्कुलर वॉल थ्रू B, C and D। अब स्कूल चाहता है कि हम एक सर्कुलर वॉल बनाएं और वो वॉल इस तरीके से बनाएं कि वो जब गोल वॉल घूमती हुई आए तो वो B वर्टेक्स को भी टच करे, D को भी टच करे, C को भी टच करे, ऐसा स्कूल चाहता है, ठीक है। तो दे वांट टू बिल्ड अ सर्कुलर वॉल थ्रू B, C and D, बट दे हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो। लेकिन वहां पे कोई भी सिविल इंजीनियर उन्होंने नहीं बुलाया। सिविल इंजीनियर बुलाते तो वो आराम से करके बताया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि चलिए प्रैक्टिकल नॉलेज हम 10th क्लास स्टूडेंट्स को देते हैं, तो उन्होंने अपने स्कूल के 10th क्लास स्टूडेंट्स को वहां पे बुलाया। सो दे कॉल्ड ऑन सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दे मेड सम सजेशंस। अब उन बच्चों ने कुछ सजेशंस दिए कि वो कैसे यहाँ पे गोला बना सकते हैं, ये गोला कैसे डिजाइन होगा। तो ये आपको एक ड्राइंग के थ्रू यहाँ पे दिया है, क्लियर है। तो देखो कितना प्यारा केस आपके सामने दिया है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। अब मैं आपको ये ड्राइंग समझाता हूं। तो देखिएगा AB एंड BC ये स्कूल की वॉल है, मतलब स्कूल की बाउंड्री है, उसकी प्रीमाइसेस का एक कॉर्नर है B, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब
यहां पे एक परपेंडिकुलर बनाया AC पे, ये D पॉइंट, और इस तरीके से गोला बनाया 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हमें ये समझना है कि इन्होंने क्या किया होगा, ठीक है, कैसे बनाया होगा। तो देखो कैसे बनाया होगा, इन्होंने क्या किया मैं आपको समझाता हूं। बच्चों ने क्या किया कि B से D पे एक परपेंडिकुलर बनाया सबसे पहले, और परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको लेना है कंपास, B पे रखना है, ठीक है, और इस तरीके से एक आर्क मार्क करनी है AC पर, ये AC पर, कि वो किसी भी डायामीटर की एक आर्क बस तुम्हें मार्क करनी है। तो तुमने सामने वाली साइड AC पे एक आर्क मार्क करनी है। उसके बाद ये जो दो कटिंग पॉइंट मिलेंगे यहां पे बिना हिलाए मतलब आपने जो डिस्टेंस यहां से लिया है बिना छेड़े इस पॉइंट पे रख के ऊपर एक आर्क मारोगे, यहां से यहां पे रख के एक आर्क यहां करोगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस वर्टेक्स को ज्वाइन करवा दोगे, तो ये जो लाइन जाएगी ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगी। ये बच्चों ने 10th क्लास के बच्चों ने दिमाग लगाया, क्लियर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि क्योंकि पॉइंट D मिल गया, क्योंकि पॉइंट B मिल गया और क्योंकि पॉइंट C मिल गया, अब उनको एक सर्कल बनाना है। तो कॉमन सी बात है, जब हमें सर्कल बनाना होता है तो हमें एक सेंटर पॉइंट चाहिए होता है। उनके पास वो सेंटर पॉइंट नहीं था, उनके पास वो 3 पॉइंट थे जो जहां से उनको सर्कल पास करवाना था। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी एक लाइन ले ली BC, ठीक है, तो इन्होंने BC को ज्वाइन करवा दिया और इसका सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया। यहां से इन्होंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया होगा, मान लो किसी ने सजेशन दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के सेंटर पॉइंट ले लो, या किसी ने सजेशन दिया होगा कि एक काम करो, अगर आपके पास B भी है, आपके पास D भी है, आपके पास C भी है, तो एक एक्सटीरियर पॉइंट है A, इस A से ये टेंजेंट है भाई, सर्कल अगर यहां से पास होगा तो यहां पे एक टेंजेंट क्रॉस होना चाहिए और इसी पॉइंट से दूसरा टेंजेंट इस पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए। तो किसी बच्चे ने दिमाग दिया होगा कि हम A पॉइंट से, क्यों ना हम A पॉइंट से एक लाइन सीधी टेंजेंट बना दे जो जहां से सर्कल पास होगा, और उस लाइन से हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, मतलब उस लाइन से, क्योंकि टेंजेंट से एक रेडियस आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री जब आप एंगल बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये O पॉइंट आपको ढूंढना है। तो आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना आना चाहिए, वो सेंटर पॉइंट ढूंढ के उन बच्चों ने यहाँ पे दिमाग लगाया होगा। तो ऐसा कुछ उन्होंने दिमाग लगाया। अब सर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन समझना, देखो अभी तक सवाल नहीं था, ये सिर्फ ड्राइंग दिया हुआ है। तो सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, और ये सवाल दिया MCQ के फॉर्म में, मतलब 4-4 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा। क्यों ना मैं पहली वाली चीज पढ़ूं, यहां पे क्या बोला है, रेफरिंग टू द अबव व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन साइड AC फ्रॉम वर्टेक्स B। अब ये बोल रहा है कि जितना भी डाटा अभी आपने पीछे पढ़ा, जो केस आपने पूरा पढ़ा, ठीक है, तो लेंथ क्या है वो परपेंडिकुलर की जो हमने AC पे ड्रॉ किया। मैं आपको फिर से ड्राइंग दिखाता हूं, देखो ये है पूरी ड्राइंग। ये लोग कुल मिला के हमसे इस AB की लेंथ, सॉरी DB की लेंथ जानना चाहते हैं। तो ये एक परपेंडिकुलर है जो कि AC पर ड्रॉ हुआ है और इसकी लेंथ बताइए। अब सर हम कैसे बताएं, तो भाई अगर स्कूल एग्जाम में या टर्म 2 में आपको इस तरह का सवाल अगर आता है तो ये जो फिगर दिया रहेगा ना, ये आपका एक रेफरेंस फिगर होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपने कंपास बॉक्स से इंस्ट्रूमेंट्स निकालने हैं और निकालने के बाद आपको एक रफ जगह पे ड्राइंग बना के देखनी है, ठीक है, जैसी वहां दी है वैसी जो मैंने समझाया। तो आपको एक 6 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर और एक 8 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपको यहाँ पे एक पूरा 90 डिग्री का प्रॉपर ट्राइंगल फॉर्मेशन करना है, जो अभी आप कॉपी में करिए, ठीक है, साथ ही साथ करते भी जाइए। तो ये है आपका 6, ये है आपका 8 मीटर। अब आप सेंटीमीटर में ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और आपको क्या करना है, तो आपको ये हाइपोटेन्यूज को मर्ज करना है यहाँ पे 90 डिग्री। आप लोगों को पता है परपेंडिकुलर कैसे बनता है,
ठीक है, तो प्रॉपर परपेंडिकुलर बना के ही काम करिएगा। इसके बाद आपको यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो ड्रॉ करने का तरीका मैंने बताया। आप कंपास यहां रखिए, एक आर्क मार्क करिए। तो कंपास यहां रख के जब आप आर्क मार्क करेंगे तो आपको ये पॉइंट लेके यहां पे एक आर्क बनाना है, और ये पॉइंट लेके यहां एक आर्क बनाना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मतलब आपको कंपास को एकदम नहीं हिलाना, सेम डिस्टेंस यहां पे रख के आगे मार्क, यहां पे रख के आगे मार्क, और यहां से आपको इसको ज्वाइन कर देना है। बस हो गई बात खत्म। अब आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी कैलकुलेट करनी है, और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, करिए अभी जैसे मैं समझाता जा रहा हूं, तो आप देखेंगे आपका आंसर जो है वो इन 4 ऑप्शन में से कुछ आएगा। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से जो यहां पे आंसर दिया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे हमें आंसर दिया हुआ है मेरे ख्याल से सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन 4.8 मीटर। मैं फिर से बता देता हूं क्या करना है आपको। तो आपको जो डाटा दिया है, अगर आप डाटा पढ़े तो पीछे जा रहा हूं मैं 2 मिनट। यहां पे आपको देखो ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो आपको यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है 8 सेंटीमीटर। यहां पे आपको एक आर्क मार्क करना है सबसे पहले, फिर आपको यहां रख के एक 60 डिग्री, यहां रख के 120 डिग्री, फिर यहां पे आपको 90 डिग्री की ये सीधी लाइन खींचनी है। इस लाइन की जो लेंथ होनी चाहिए वो टोटल 6 होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जहां भी मिले उस पॉइंट से आप ये 8 सेंटीमीटर को ज्वाइन करवा दो। इतना कर लिया। उसके बाद आपको इस पॉइंट पे कंपास रख के यहां पे एक सेमी सर्कल, या मैं कहूंगा यहां पे एक आर्क मार्क करनी है इस तरीके से कि ये सारे पॉइंट छुए, मतलब इस लाइन के ऊपर किसी भी लेंथ की एक आर्क इस प्रकार से करनी है। फिर बिना इसको टच किए यहां पर रख के यहां पे एक आर्क, यहां पे रख के यहां एक आर्क, और इस पॉइंट को आप मैच करा दो। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आपका डी पॉइंट आएगा, बी डी। और आप बी डी को जब आप मेजर करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर 4.8 मीटर आ रहा होगा। आप ये करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट का आंसर है 4.8 मीटर। ये आ गया ग्रीन टिक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल द स्टूडेंट्स मेड सम सजेशंस व्हिच आर एज फॉलोज। अब बच्चों को चाहिए था सेंटर पॉइंट, तो अभी मैंने आपको जो ड्राइंग बना के दिखाया है ये वाला, ठीक है, यहां से उन्होंने एक परपेंडिकुलर लिया था, ठीक है। ये जो पॉइंट मिला तो उनको बी डी और सी को ज्वाइन करता हुआ जो सर्कल बनाना है, तो वो सर्कल तभी बना पाएंगे जब उनको सेंटर पॉइंट मिलेगा। तो सेंटर पॉइंट के लिए बच्चों ने क्या सजेशन दिए होंगे, ये यहां पर दिया है, ठीक है। तो टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल द स्टूडेंट्स मेड सम सजेशंस व्हिच आर एज फॉलोज। अब बच्चों को दिमाग में ये रखना था ध्यान कि इस वर्टेक्स से भी टच हो, इससे भी टच हो, इससे भी टच हो। तो उन्होंने क्या क्या सजेशन दिए, देखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बीडी ऑन एसी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बीडी ऑन एसी। उन्होंने बोला कि सबसे पहले बीडी ड्रॉ करो, तो यस ये तो उन्होंने बोला, इसलिए तो ये हमने ड्रॉ कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। फिर उन्होंने बोला ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी एंड सीडी। फिर उन्होंने बोला कि बीसी और सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा है, किसी भी ट्राइंगल में 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम बना देते हैं, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी, तो पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये इन्होंने एक तरीका बताया होगा, यस ये भी सही है। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ बीसी एंड सीडी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप जब देखेंगे जो डीसी का परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, और जो बीसी का परपेंडिकुलर बनेगा, इन दोनों का जो टचिंग पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। तो यस ये एकदम सही स्टेटमेंट बोला। तो मैं कहूंगा ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों बच्चों ने सजेशन सही दिए। लास्ट हमें बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो यस हमारा जो टिक होगा वो डी के ऊपर टिक होगा, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट बच्चों ने बोले होंगे। यहां पे जब उसने बी और ओ पॉइंट को रेडियस मानते हुए जब सर्कल ड्रॉ किया होगा तो वो तीनों वर्टेक्स से टच होता हुआ एक प्रॉपर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो यहां पर मैं कहूंगा कि सेकेंड पार्ट का डी ऑप्शन होना चाहिए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, आंसर चेक करते। तो यस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट जो है उसका आंसर डी ऑप्शन आ रहा है।
क्लियर है? तो केस बेस्ड क्वेश्चंस इस प्रकार से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो चलिए ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सब पार्ट लास्ट। क्या बोला है? रेफरिंग टू द अबव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट AE इज, AE एक टेंजेंट है यहां पर। चलो ड्राइंग देख लेते हैं, ये रही ड्राइंग। तो AE टेंजेंट की लेंथ क्या होगी अगर इस पूरे फिगर को हम देखें? तो देखो ये जो सर्कल है, ये सर्कल यहां से E पॉइंट और B पॉइंट से टच हो रहा है, EB से जो टेंजेंट कॉमन पॉइंट को टच हो रहा है। तो यही तो हमने सर्कल चैप्टर में पढ़ा है। तो कंस्ट्रक्शन में यही तुमसे सवाल पूछ लिया। क्या पूछा कि AE का मेजरमेंट कितना होगा? तो AE का मेजरमेंट बराबर होगा AB के, मतलब 6 सेंटीमीटर का होगा। क्यों बोला हमने? सर्कल चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी है कि किसी भी सर्कल को जब कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाते हैं, किसी एक सर्कल के जब किसी आउटसाइड सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेके दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर अगर है तो ये भी 6 होगा। समझ आ रहा है? तो आपने देखा थर्ड सब पार्ट जो है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कहां गया थर्ड सब पार्ट? ये रहा। रेफरिंग टू द अबव द लेंथ ऑफ द टेंजेंट AE इज 6 सेंटीमीटर आना चाहिए, यहाँ मीटर लिखा है तो ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में चल रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या डी है। तो यस, देखो हमारा ग्रीन टिक भी 6 पे आ रहा है। तो इस प्रकार से केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, वैसे देखा गया है या ऐसा समझा जा रहा है कि यहां से अगर क्वेश्चन बना तो केस बेस्ड ना बनते हुए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर केस बेस आ जाता है इस टॉपिक से जो कि आपका है कंस्ट्रक्शन, तो वो इतने ही लड्डू क्वेश्चन, इतने ही आसान सवाल आने वाले हैं। क्लियर है? तो इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ 2 टॉपिक्स को मतलब 2 क्वेश्चंस को कवर किया है, आपको ये बताने के लिए कि सर्कल पे टेंजेंट ये रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है या एक लाइन को डिवाइड करते हुए रेशियो में इस पे कोई केस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी आपके सामने थे। यहां पे हम करते हैं इस वीडियो का एंड। तो ठीक है, थोड़ा सा आपको दे देते हैं ज्ञान। क्या कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 की, और आपको अगर वीडियो वॉच करनी है केस बेस्ड या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं। आपको सिंपल गूगल राजा के पास टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप टाइप करते हैं तो इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होता है। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास 10th। जैसे ही आप क्लास 10th को क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने क्लास 10th पढ़ाने वाली सारी फैकल्टीज, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो आपका साइंस का कोई टॉपिक हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कंप्यूटर्स हो, सारे टीचर्स आपके सामने। आपको टर्म 2 की तैयारी करनी है तो यहाँ पे गौरव मिश्रा सर और मेरे द्वारा आपको कंप्लीट तरीके से यहाँ पे टर्म 2 की तैयारी कराई जा रही है। कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूंगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको वॉच नाउ क्लिक करना है अगर इन सबको वॉच करना है तो वॉच नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा पढ़ाए हुए ये तीनों चीजें, खासकर जो हमने तीनों पढ़ाई हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। तो जिस टॉपिक का आपको वॉच करना है टर्म 2 के लिए सब रेडी है। आप टर्म 2 का चैप्टर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। घर बैठे बैठे तैयारी करना अब हो गया बहुत आसान, और वो है अकेला प्लेटफॉर्म, ये है मैग्नेट ब्रेन्स। चलिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स में 100% फ्री एजुकेशन, प्रॉपर तरीके से वीडियोस अरेंज फॉर्मेट में आपको मिलते हैं। ठीक है, जल्दी से ये सारी वीडियो की लिंक, मतलब ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं इसकी लिंक, सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि मैंने इसमें पास ऑन की है, तो इसको आप आगे पास ऑन कर रही है, मतलब शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग अभी 10th में हैं और 10th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं टर्म 2 घर बैठे बैठे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। चलिए जल्दी से वीडियो को दे दीजिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि डेली एक नई वीडियो आपके एग्जाम तक आपको मिलने वाली है। तो पहले आप तक आए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूरी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।